हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज की वीडियो में हम एई असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है उसके हम पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे पहला, और आपको ये भी बता दें कि हम इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस, आई होप इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 100 क्वेश्चंस को हम एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्लिक हो जाए। तो फिर चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6 क्यूबिक कंक्रीट द मिक्सिंग प्लांट टेक्स द 1875 kg ऑफ द सीमेंट, 5120 kg ऑफ सैंड, 6060 kg ऑफ द कोर्स एग्रीगेट अलॉन्ग विद द 865 kg ऑफ द वाटर। इफ द रिडक्शन इन वॉल्यूम में इतना रिडक्शन हो रहा है, 1.5% रिडक्शन हो रहा है इन द वॉल्यूम इन द फ्रेशली मिक्सड वेट कंक्रीट फ्रॉम द नॉमिनल वॉल्यूम। तो नॉमिनल वॉल्यूम अपना 6 दे रखा, तो रिडक्शन हुआ 1.5%। तो 1 में से हमें 1.5% को घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे 1 में से हमने 1.5% को रिड्यूस कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना जो फ्रेशली मिक्स्ड वेट कंक्रीट जो आएगी वो 5.19 मीटर की उसका वॉल्यूम आएगा। हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो आप जानते होंगे कि अगर हम यूनिट वेट की बात करते हैं, गामा की बात करते हैं, तो क्या होता है वॉल्यूम अपान नहीं एम बराबर रो भी होता है ना, रो इंटू बी। तो रो इक्वल टू हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम। तो यहाँ से अपना यूनिट वेट निकल के आएगा ना, वेट अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हम निकाल चुके, तो हमें यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना होगा। तो वेट क्या है भाई, तो टोटल वेट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेट में हमें सीमेंट का वेट मिलेगा 165, और जो मिक्सिंग प्लांट में जो हमने 1875 जो डाला है, इतना सीमेंट डाला, इतना वाटर 865 kg वाटर डाला है, कोर्स एग्रीगेट डाला है जो भी हमने, और जो हमने फाइन एग्रीगेट डाला है 6060। तो ये सब हम जो है जोड़ करके लाएंगे, और हमने सब जोड़ लिया है, 13,920 मिला है। और हमारा वॉल्यूम जो फ्रेशली मिक्स्ड वेट कंक्रीट का वॉल्यूम था वो था 5.91। अब हम जब 5.91 से इस वैल्यू को कट करेंगे तो जो भी अपनी वैल्यू आएगी 2355 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज़ द यूनिट वेट ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड वेट कंक्रीट। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट विल बी द सिंकिंग फंड फैक्टर ऑफ ए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विच हैज़ द यूजफुल लाइफ ऑफ द 5 years आफ्टर विच। इसके बाद क्या किया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया एक नए इंस्ट्रूमेंट से, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हमने, इक्विपमेंट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4%, तब इसमें सिंकिंग फंड फैक्टर क्या होगा। तो सिंकिंग फंड फैक्टर के लिए आई होप आपको फार्मूला पता होगा। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, SFF की अगर बात करेंगे, SFF इक्वल टू I अपान 1 + I टू द पावर n और -1। तो आई यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 4% दे रखा है, तो 4% को अगर देखेंगे तो 0.04 बोलते हैं। तो 1 + 0.04 हम ये करेंगे, और हम इसका पावर n इज़ द यूजफुल लाइफ की बात करेंगे तो ये 5 है, और -1 कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 0.184। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है अब प्रोजेक्ट शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ द TO इज़ द ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल, TN इज़ द नॉर्मल प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप दी हुई है, तो 4 रिलेशनशिप में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज़ ग्रेट लेस देन इक्वल टू द TN नॉर्मल प्रोजेक्ट टाइम। इफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज़ ग्रेटर देन द नॉर्मल प्रोजेक्ट शेड्यूल, optimistic project schedule equal to the normal project schedule. Optimistic schedule is always greater equal to the normal project schedule। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज लेस देन इक्वल द नॉर्मल प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो इसके लिए आप नॉर्मल प्रोजेक्ट शेड्यूल TN का जो फार्मूला होता है वो आप जानते होंगे, T ऑप्टिमिस्टिक + 4 TM + TP/6 हो जाता है ना, जहाँ पे TU होता है ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल, और TM होता है मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट शेड्यूल या मोस्ट लाइकली टाइम, और TP होता है पेसिमिस्टिक टाइम। तो इसके लिए आप सीक्वेंस में 2-3 वैल्यू ले लीजिए, TO, TM और TP की आप 3 वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि
एन जो निकलेगा नॉर्मल प्रोजेक्ट शेड्यूल निकलेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन निकलेगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम से। अगर आप दूसरा कोई लेंगे, अगर आप T1 T2 T3 लेंगे, ओके, TO TM और TP की वैल्यू ले लेंगे 1 1 1, अगर आप इक्वल ले लेंगे तब आप देखेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम इक्वल टू द नॉर्मल प्रोजेक्ट टाइम। ओके ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप इसको क्लिक करिए और आपको ये चीज़ याद भी करना है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्मल प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो इस तरह से आपको ये मिल गया है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक मिल गया तो आप पेसिमिस्टिक को भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, और आप मोस्ट लाइकली टाइम होता है उसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है कुछ भी पूछ लिया जाए, इसके लिए आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, इस पर थोड़ी एनालिसिस खुद से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फॉर द पर्टिकुलर जॉब 4 डिफरेंट फर्म हैव सबमिटेड। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने 4 फर्म हैं, उन्होंने सबमिशन किया है एस्टिमेटेड टाइम के लिए कि वो उनका ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये है, मोस्ट लाइकली टाइम ये, पेसिमिस्टिक टाइम, उन्होंने सारा शेड्यूल दे रखा है ABCD ने। अब इनका कहना है कि विच वन ऑफ दीज फर्म्स इज मोर सर्टेन अबाउट द कंप्लीटिंग द जॉब इन टाइम, कि कौन सी फर्म ऐसी है जो सर्टेन टाइम पीरियड में जॉब को कंप्लीट कर देगा। तो ABCD इसमें से कौन सी जॉब है भाई, आप इसमें कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए आपको वेरिएंस निकालना होगा, वेरिएंस ऑफ द फर्म निकालना होगा। तो वेरिएंस ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको वेरिएंस का फार्मूला पता होना चाहिए ना। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं ना तो वहाँ पर पता चल जाता है, वेरिएंस हो जाता है। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको सिग्मा का स्क्वायर निकालना होगा। तो सिग्मा का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है TO माइनस TP, ओके, अपॉन 6, या आप कह सकते हैं TP माइनस TO, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक, कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर कुछ ही होता है सिग्मा का फार्मूला। अगर आप वेरिएंस की बात करें इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से आप फर्म A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए कैलकुलेट कर लेंगे वेरिएंस। ओके, आपको फार्मूला पता चल गया और इस तरह से आप हर एक फर्म का वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। जिस भी फर्म का मिनिमम वेरिएंस होगा, चाहे A का हो, B का हो, C का हो, D का हो, सभी का कैलकुलेट कर लेना और उनको कंपेयर करना कि किसका वेरिएंस सबसे कम है। और जिसका सबसे कम होगा, जिसका भी वेरिएंस सबसे कम होगा उसका मतलब क्या है कि लीस्ट वेरिएंस फर्म इज मोर सर्टेन हेयर। आप देख सकते हैं कि फर्म B का जो वेरिएंस है वो 1 है और A का है 1.77, C का है 2.25 और D का भी है 2.25। तो यहाँ से जो देखेंगे B जो है ना, कि जो फर्म B है ये है मोर सर्टेन अबाउट द कंप्लीटिंग द जॉब इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेलवे ट्रैक मॉडुलस इज डिफाइंड इन अ रेलवेज ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक मॉडुलस होता है, अगर बात करें रेलवे में जाएंगे तो ट्रैक मॉडुलस क्या होता है भाई? ओके, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है रेलवे में ट्रैक मॉडुलस क्या होता है। तो ट्रैक मॉडुलस के लिए आपको देखना होगा ना कि ट्रैक मॉडुलस की डिफिनीशन क्या होती है। अगर आपने रेलवे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ट्रैक मॉडुलस होता है लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल, की जो पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें ना, 1 मीटर की अगर हम बात करेंगे, 1 मीटर के रेल पे कितना लोड आ रहा है। ओके, लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल। और क्या है आगे की पूरी बात समझिएगा, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिप्रेशन इन द ट्रैक, कि 1 मीटर की लेंथ पर कितना लोड लगा दिया जाए जिससे कि उस वहाँ पर 1 यूनिट का डिप्रेशन प्रोड्यूस हो। तो 1 यूनिट के डिप्रेशन के लिए पर यूनिट लेंथ ऑफ रेल पर कितना लोड डाला जाए। तो देखिए, और हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन होगा रेलवे ट्रैक पे और रेल पे हम लोड डालेंगे। ओके, पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल पे लोड डालेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल टू प्रोड्यूस द डिप्रेशन इन स्लीपर। गलत, स्लीपर पे नहीं, रेलवे ट्रैक पर डिप्रेशन जनरेट करेगा। पर लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्लीपर गलत है, स्लीपर पे नहीं, लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल, लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल टू प्रोड्यूस द यूनिट डिप्रेशन और द डिफ्लेक्शन इन द ट्रैक। सही है, ये सही हो सकता है। लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्लीपर, लेंथ ऑफ द स्लीपर नहीं, लेंथ ऑफ द रेल। ओके, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रेल टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन इन द ट्रैक।
दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रैक मॉडुलस। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पीक रन ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस 62,000 किलोमीटर स्क्वायर विद द रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द 0.43 एंड द स्टॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 0.441 सेंटीमीटर पर आवर यूजिंग द रेशनल फार्मूला एज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है। ओके, तो ये है कि रेशनल फार्मूला का यूज करके हमें पीक रन ऑफ द कैचमेंट एरिया ये सब दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ पर रेशनल फार्मूला का यूज करके जो है डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। रेशनल फार्मूला क्या होता है? QP इक्वल टू, आपको याद करना होगा, KPC इंटू A/36। तो K की वैल्यू दे रखी है, K है रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.43 और स्टॉर्म इंटेंसिटी दे रखी है 0.441 सेंटीमीटर और कैचमेंट एरिया दे रखा है। तो देखिए ये 62,000 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कुछ ये करेंगे 0.43, ठीक है। अब हम 0.43 ये कर दिया है, अब 0.441/36 और सारी वैल्यूज़ को अप्लाई करने के बाद अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 32,658। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लड डिस्चार्ज अंडर अ ब्रिज इज 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड इफ द रिवर बेड हैज अ डीप लेयर ऑफ द कोर्स सैंड एंड द लेसी सिल्ट फैक्टर F इज द 1.5 डिटरमाइन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कोर अंडर द पायर। तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम स्कोर डेप्थ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4.84 मीटर, 3.81 मीटर, 2.84 मीटर एंड द 1.83 मीटर। इसमें आंसर क्या है? इसमें कि ऑप्शन जो है इसका कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन इसका कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका चलिए सोल्यूशन देखते हैं कि अगर लीनियर वाटरवे, हमें पता नहीं है यहाँ पर किस तरह का वाटरवे, लेकिन हम इसमें लीनियर वाटरवे इज़ नॉट नोन, तो हम क्या करेंगे? चलिए Q इक्वल टू पूरी वैल्यू देखते हैं। तो हम Q जो डिस्चार्ज दे रखा 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, बट हम यहाँ पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल लेते हैं, लेकिन लीनियर वाटरवे कितना विड्थ दे रखी है वो विड्थ तो हमें कुछ नोन है नहीं। ओके, तो हम यहाँ पर अगर एस मैक्स की वैल्यू देखें, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कोर जो होती है वो होती है 2, मैक्सिमम स्कोरिंग डेप्थ होती है 2। अगर हम मीन की बात करेंगे तो ये फार्मूला क्या होगा? एस मीन अपान एस मैक्स इक्वल टू, अपना फार्मूला होता है 1.34 स्मॉल क्यू अपान एफ की पावर 1/3। ओके, आपने ये फार्मूला देखा होगा ना कि 1.34 इंटू स्मॉल क्यू अपान एफ की पावर 1/3। ओके, तो इस फार्मूले से हमें पहले तो कैलकुलेट करना होगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एफ की वैल्यू 1.5, लेसी सिल्ट फैक्टर 1.5 दे रखा है, लेकिन एस मैक्स यहाँ पर 2 होती है मैक्सिमम स्कोर डेप्थ, लेकिन यहाँ पे डेटा सफिशिएंट नहीं दिया हुआ जिसके थ्रू कि हम कोई वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिज विच एनेबल अ रोड टू पास अंडर अनदर ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज। एक ब्रिज है जिसके एक रोड टू पास अंडर अनदर ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ गई है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ गई जिसके नीचे से रोड जा रहा है, तो हम इस ब्रिज को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम इस ब्रिज को बोलेंगे द स्क्वायर ब्रिज, अंडर ब्रिज या फिर ओवर ब्रिज, स्क्यू ब्रिज। तो हम इस सिचुएशन में बोलेंगे अंडर ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द केस ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट द केबल इज।
अगर हम सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो उसमें हम केबल को क्या मानते हैं, केबल को मानते हैं परफेक्टली फ्लेक्सिबल होती है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल होती है, परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल होती है, या फिर एक्सटेंसिबल होती है। तो इस सिचुएशन में जब हम सस्पेंशन ब्रिज बना रहे होते हैं ना, तो सस्पेंशन ब्रिज का आप एक देख सकते हैं किस टाइप का सस्पेंशन ब्रिज होता है। ओके, कुछ इस टाइप का केबल होता है ना, केबल को पीछे से थोड़ा बांध दिया जाता है इस तरह से। ओके, तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में जो केबल है, केबल को हम मानेंगे कि परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे परफेक्टली फ्लेक्सिबल रहेगा। केबल मस्ट बी फ्लेक्सिबल टाइप केबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंटिलीवर बीम A with the rectangular cross section subjected to the concentrated load at its free end if the width and the depth of another cantilever beam B are twice कर दिया है and that of the beam A, then the deflection at free end of the beam B is compared to that of A will be। तो ये कह रहा है ना कि जो कैंटिलीवर बीम दे रखी है, ठीक है, जिसके फ्री एंड पे हमने डब्ल्यू लोड लगा दिया, इसका आप देख सकते हैं बी और डी ये क्रॉस सेक्शन है, ये बीम है ए। और दूसरी बीम इन्होंने बताई है ना कि दूसरी कैंटिलीवर बीम ये है, उसी टाइप की, उस पर भी डब्ल्यू लोड लगा हो, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन हमने कर दिया 2D और यहाँ पे हमने कर दिया 2B। तो इस सिचुएशन में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा हमें, ये कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ए एंड द बी की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डिफ्लेक्शन बी जो है वो कितने गुना होगा x टाइम्स ऑफ द डिफ्लेक्शन एट ए। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले तो ये देखना होगा ना कि ये जो फ्री एंड कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, फ्री एंड पे डब्ल्यू डॉट लगा, तो इस सिचुएशन में डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होगा, आई होप आपको पता होगा। ओके, अगर आपको डिफ्लेक्शन का फार्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को डील कर पाएंगे। तो देखिए, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला जो होता है WL अपान 3EI, 3EI ये डिफ्लेक्शन। आप यहाँ पर देखेंगे एल भी सेम है, डब्ल्यू भी सेम है, ई भी सेम है। ओके, तीनों चीज़ सेम है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी ना कि बाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर हमें आई पता चल जाए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी चीज़ हमें चाहिए है। तो देखिए, तो अगर हम बाई बी की बात करें अपॉन बाई ए की बात करेंगे, ओके, तो यहाँ से हम जो फार्मूला है अपना BD/12, तो ऊपर हमारा आएगा IA अपॉन IB। ओके, तो फिर यहाँ से अपना फार्मूला क्या है भाई, BD/12, तो BD/12 अपान 2B इंटू 2D की पावर 3/12। तो 12 से 12 गया, BD/क्यू गया, लेकिन यहाँ से क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16, 1/16 हमारा यहाँ पे बचा है। तो 1/16 को आप यहाँ से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, तो ये कितना होगा, 1/16। ओके, अपना ई आएगा। अगर आप ऑप्शंस में जा करके देखें, ये परसेंटेज में कुछ पूछ रहा है, तो 1/16 को आप ले जाइए, तो 1/16 को आप इस तरह से करिए, 1/4 करिए, तो यहाँ से 25 बचेगा ना। 25% आप इसको एक बार और कुछ करेंगे, इसको 4 से और डिवाइड करेंगे, तो इसका भी कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 आएगा, 25 25 625, मतलब कह सकते हो ना 6.25% मिलेगा। डिफ्लेक्शन एट बी इज 6.25% एट द डिफ्लेक्शन एट बी एट ए। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो है IRC लोडिंग इज गिवन इन द कोड बुक। IRC लोडिंग के लिए कोड बुक कौन सा दे रखा होता है, IRC 6, IRC 5, IS 456, IRC 21 या 21। तो जो IS 456 जो कोड होता है, ये होता है RCC के लिए, और ये जो कोड IRC 6 होता है, ये कोड होता है IRC का सेक्शन, ये कोड होता है आपका IRC लोडिंग के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, IRC 6 का सेक्शन सेकंड जो होता है गिव्स द स्पेसिफिकेशन फॉर द वेरियस लोड्स एंड द स्ट्रेस टू बी कंसीडर्ड इन द ब्रिज डिजाइन। ब्रिज डिजाइनिंग के लिए जो वेरियस लोड्स होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, उनके लिए इसका पार्ट 2 होता है, और IRC 6 होता है भाई IRC लोडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, a 4-hour unit hydrograph of the basin can be approximated
as the triangle with the base period 48 hours and the peak ordinate is the 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, द एरिया ऑफ बेसिन इज। आप देख सकते हैं ये कुछ ये हाइड्रोग्राफ का है, इसने फिर ट्रेंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ लिया और यहाँ पे इसने पीक डिस्चार्ज दे रखा 200 मीटर क्यूब पर सेकंड। और उसने जो बेस की बात करी, बेस इसने 48 घंटे दे रखा है। तो यहाँ से आपको बता दें कि ये होता है डिस्चार्ज ना, मीटर क्यूब पर सेकंड की बात करता है, और ये होता है टी। ठीक है, हाइड्रोग्राफ की अगर बात करें तो डिस्चार्ज और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसे हम हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये एरिया पूछा गया है, ठीक है, ये 200 वाला ये पॉइंट है, ऑर्डिनेट है, और ये 48 घंटे की बात कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमको कैचमेंट एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 mm के लिए या हम 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 mm की बात नहीं, 1 सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तो उसके लिए हम कैचमेंट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, तो एरिया ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वल टू द कैचमेंट एरिया इनटू द 1 सेंटीमीटर को मीटर में लाइए, 0.01 करिए आप यहाँ पर। ओके, अब आप यहाँ से देखें एरिया ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, आप यहाँ से ये देखें 1/2, और ट्रेंगल के जब आप यहाँ से 1 सेकंड आप यहाँ से ट्रेंगल देख लीजिए, यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा, और बेस इसका कितना है, 48 है ना, बेस इसका हो जाए 48 घंटा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सेकंड में ले आइए, 3600 से और मल्टीप्लाई करिए। और आप बचा है ये हाइट की बात बची है, तो हाइट के लिए आप 200 को लाएंगे। 200 की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये घंटे को हमने सेकंड मतलब ये सेकंड हुआ है, और इधर सेकंड सेकंड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से कुछ काट पीट सकते हैं, आप यहाँ से इसको काटिए, और आप यहाँ से 200 को काटिए, 200 को लाइए 100 में। अब 48 इंटू 3600 इंटू 100, ओके, 48 इंटू 3600 इंटू 100, 100 के लिए 2 जीरो और बढ़ाइए, और आगे आप कहते हैं कैचमेंट एरिया इंटू 0.01 लीजिए, और इसने थोड़ा बढ़ा दिया है। तो आप 48 और 36 की सिंपली मल्टीप्लाई करिए और ऑप्शन को आप मैच करिए। 48 36 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 के अप्रोक्स आपकी वैल्यू आएगी। तो वही आपको क्लिक कर देना है, आपको ज़्यादा जीरो और उसमें नहीं जाना है, क्योंकि आगे जा कर के आपकी वैल्यू सब कुछ नहीं होने वाली है, यूनिट आपकी सेम है। तो इस तरह से आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द विड्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ट्रैक्स इन केस ऑफ IRC क्लास AA ट्रैक्ड व्हीकल इज। आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके सॉरी, ओके, एक क्वेश्चन विड्थ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना चीज़ कॉन्टैक्ट में है। तो IRC क्लास AA ट्रैक्ट व्हीकल के लिए क्या क्या होता है, विड्थ ऑफ कॉन्टैक्ट और लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये जो होगा ना, ये होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट होगा। 0.85 85 मीटर और 3.6 मीटर की बात करेंगे, ये होगी विड्थ ऑफ कॉन्टैक्ट और ये होगी लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। और आप यहाँ पर ये इसका कुछ देख सकते हैं कि ये जो 350 किलो न्यूटन की बात करी है, और ये देखिए आप कुछ इसका विड्थ ऑफ कॉन्टैक्ट ये 0.85 मीटर विड्थ की बात करी है, ठीक है, 3.6 मीटर लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाई। अगर किसी स्ट्रेस प्लेन की बात करेंगे तो वहाँ पे अल्फा एक्स दे रखा है भाई 200, और अल्फा बाई दे रखा है 100, और टाउ एक्स बाई दे रखा है 100 MPa। अब इसने पूछा कि इसने पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस सिचुएशन में क्या होगा। ओके, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आई होप आपके लिए फार्मूला पता होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स का फार्मूला क्या होता है, तो टाउ मैक्स का फार्मूला होगा, तो ये 2D प्लेन है। ओके, ये 2D प्लेन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2D प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रेस भी दे रखा है, शियर शियर स्ट्रेस भी दे रखा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला होगा टाउ मैक्स का, वो होगा √σx माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं, आपको सिंपली 200 का स्क्वायर, 200 माइनस 100/2 बचेगा 50, इसका स्क्वायर कर देना है,
और प्लस 100 इसका स्क्वायर आपको ले लेना है, तो 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 111.803 मेगा पास्कल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। और एक जहाँ पर ये शियर स्ट्रेस नहीं दे रखा हो तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट टाउ मैक्स के लिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू लगाना होता है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू, अगर आप इसको देखेंगे, आप मोहर सर्किल पढ़ेंगे तो ये मोहर सर्किल का रेडियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द क्वाड्रिलेटरल रिंग। एक क्वाड्रिलेटरल रिंग है, तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को देख करके आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपको कोई भी इसका तरीका नहीं पता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे ना, आपको ये पहले रिंग बना लेनी है, कुछ रिंग बना लेनी है। आप देखेंगे यहाँ पर ये एफ बी और ए, और यहाँ से आप देखेंगे ये इसके रेडियस है आर। ओके, तो जब ये रेडियस आर है तो आप ये देख सकते हैं आर रेडियस, तो इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, डी थीटा बनाया है, और यहाँ से इसने लिया आर डी थीटा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा। डी एक्स को इसने चेंज किया है ना आर डी थीटा में, वो कैसे चेंज किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एम एक्स आपको निकालना होगा, एम एक्स मतलब मोमेंट, एम एक्स आपको निकालना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रिलेटरल रिंग थी, तो हमने यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे गए, हमने यहाँ से एक ये बनाया है, ठीक है, एक सेक्शन काटा है, और सेक्शन काटने के बाद हमें अब इस सेक्शन पे एनालिसिस करनी, इस सेक्शन पे मोमेंट निकाल लेना है, और इसी सेक्शन पे हमें डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा आर डी थीटा, और इस सेक्शन पे अगर मोमेंट की बात करें तो एफ इंटू एक्स, तो एफ ये जा रहा है और एक्स डिस्टेंस ये है, तो एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एक्स। ओके, और एक्स जो होगा तो एक्स इक्वल टू होगा आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू होगा आर साइन थीटा। क्योंकि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आर साइन थीटा है, तो देखिए ये आपकी एक्स वैल्यू है, ये आपकी एक्स वैल्यू, ये थीटा है और ये इधर है। तो अगर ये देखिए थीटा सामने वाला है, ये क्या है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू द लंब बटे कर्ण एल बाई के करेंगे ना, तो एल इसमें क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका एक्स, और कर्ण की अगर बात करें तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा आर, तो एक्स इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स अपान आर। तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं आर साइन थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो यू इक्वल टू आप फार्मूला लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 लिमिट, ठीक है। लिमिट की अगर हम यहाँ बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट 0 से जा रही है पाई बाई 2 तक, ठीक है। 90 डिग्री तक का यहाँ पर ये मिल रहा है हमको थीटा का वेरिएशन। तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी, और एम एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई हमें ये करना है, और हमें एम की वैल्यू लिखनी है एफ आर साइन थीटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना आर डी थीटा करना, 2 ई आई चल रहा है अपना, और इसको जब सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो अपना फार्मूला निकलेगा एफ स्क्वायर आर क्यू पाई अपॉन 8 ई आई। तो एफ स्क्वायर आर क्यू पाई, एफ स्क्वायर आर क्यू पाई अपॉन 8 ई आई। तो आई होप यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। आपका ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट निकलेगा जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर ए बी। ये देखिए मेंबर ए बी की इसने बात करी। इस तरह की क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस के बहुत पूछे जाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूले होते हैं ना, तो आपको जो 2-3 मेथड्स होते हैं, तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से सीख लेने हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस मोड पे कहाँ से थोड़ा जनरेट कर दिया जाए, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता। इस सिचुएशन में हमें बस केवल एक सेक्शन लेना होता है, लेकिन जब ट्रस बन जाती है तब हमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। ये हमें लगता है ट्रस का ही क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर ए बी ऑफ द पिन जॉइंटेड, ओके, ट्रस का ही ये क्वेश्चन है। इन अ पॉइंट डी वेट एज पी सोन
बिलो आप देखेंगे वेट पी है, नीचे दिख रहा है। ओके, सेम फॉर ऑल द मेंबर्स। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, यहाँ पर भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पूछी। तो भाई आप यहाँ पर बताइए कितनी होगी स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर ए बी। मेंबर ए बी की इसने बात करी, देखिए ए मेंबर ए बी। तो हमें तो स्ट्रेन एनर्जी निकालना है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, अगर हम इस टाइप के फार्मूले में जाएंगे ना, पिन जॉइंटेड की अगर बात करते तो वहाँ पर मोमेंट लिया करते थे ना, और इंटीग्रेशन लगाते थे। यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें सिग्मा लगाना होता है, पी का स्क्वायर करना होता है, और लेंथ लेनी होती है अपन 2AE करना होता है। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप देखेंगे लोड तो यहाँ पर लग रहा है हमें इस मेंबर में पूछा गया है। तो इस मेंबर में जहाँ पर पूछा गया ना, तो इस मेंबर पे तो कोई लोड ही नहीं है। जब कोई लोड नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कोई फोर्स होगा ही नहीं। जब फोर्स नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू लगाएंगे भाई, पी की वैल्यू। जब मेंबर फोर्स हमें नहीं मिल पाएगा तो मेंबर फोर्स ही जीरो है, तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमें क्लिक करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। हो सकता है कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन ना हो और हम हमेशा की तरह गधों की तरह वही काम करते चले जाएं, लेकिन थोड़ा हमें कॉन्सेप्चुअल भी देखना है, थोड़ा क्लिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे लोड तो यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पर तो कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मेंबर फोर्स जीरो हो जाएगा। जब मेंबर फोर्स जीरो है तो स्ट्रेन एनर्जी जीरो ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी ई is the 12 meter long and the continuous 4 span of the 3 meters each. Beam is loaded with the UDL of the 400,000 kilonewton per meter throughout its length. The bending moment at E will be equal to, तो bending moment at E क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। एक ये देख सकते हैं आप, कंटिन्यूस बीम दे रखी ABCDE, 12 मीटर का स्पान बताया है इन्होंने, 12 मीटर की लंबी है और आप देख सकते हैं कि 4 स्पान है 3 मीटर की हाइट पे। तो 3 मीटर की लेंथ पे तो तीन तीन का हो जाएंगे 4, तो ठीक है 12 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। यूडीएल लगा है 4000 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो आप इस सिचुएशन में देखेंगे भाई क्या कि ई पर मोमेंट कितना है। तो देखिए, तो ई वाला सेक्शन है, इस पे मोमेंट, या तो हम इस साइड से जाएं लेफ्ट साइड का मोमेंट ले लें या फिर राइट साइड का मोमेंट ले लें। तो लेफ्ट साइड से मोमेंट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करके भी लाएंगे ना तब भी हमें जीरो ही मिलने वाला है। अगर हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं तब भी हमें वही मिलने वाला है। ओके, अगर तो ई वाले पॉइंट पे तो मोमेंट अपना जीरो होगा ही। तो मोमेंट जीरो होने के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ इसका बीएमडी भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जाकर के एंड होगा, तो यहाँ पे बीएमडी जीरो मिलेगा। अगर हम एसएफडी की बात करते थे ना तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलती थी, यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर कुछ ना कुछ उठता था, बीच में कुछ राइज मिलता था। लेकिन मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होगा ना तो मूवमेंट ए पर भी जीरो रहेगा, ई पर भी जीरो रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लेंदी क्वेश्चन समझ करके छोड़ना नहीं है आपको। आपको क्वेश्चन का सिंपली डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद आपको थोड़ा क्वेश्चन को कैप्चर करना है, स्कैन करना है, आप पता कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया। ई पॉइंट की बात करेंगे तो ई पॉइंट पर मोमेंट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 hinge arch shown in the figure, वेरी गुड, 3 hinge arch, द वैल्यू ऑफ एच। तो एच की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ये देखिए एच की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इससे पहले एच की वैल्यू कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पर जो है कि रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेनी चाहिए इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। तो अगर हम रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करना जानते हैं तो आप को यहाँ पर ये देखिए कुछ इस टाइप से करना होगा। ये देखिए 8 ये दे रखा है और 8 ये दे रखा है, 8 8 16, कोई दिक्कत नहीं, 4 इधर, तो ये हो गया 12। तो ये हो गया 12। तो अगर हम बी ए, ये हमने पॉइंट मान लिया ए और ये मान लिया बी। ओके, तो देखिए इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे ए और इसे इसे बोलेंगे बी। तो देखिए इस सेक्शन के इस साइड वाला लेंथ है ए और इस साइड वाला है बी। तो देखिए डब्ल्यू बी बाई एल, रिएक्शन ए की बात करेंगे तो डब्ल्यू तो 80 दे रखा है, बी की वैल्यू बात करें, बी तो अपना यहाँ पे 8 8 16, तो यहाँ पे ये 12 दे रखा है, अपान ये 16 दे रखा, तो 16 पंजे 80, तो 12 पंजे 60। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी, रिएक्शन ए की वैल्यू दे रखी 60। और अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो 80 में से
60 जाएगा, बचेगा 20, तो इस सेक्शन पे 20 मिलेगा और इस सेक्शन पे 60 मिलेगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाए होंगे। तो आप इसके सेंटर पे जाइए और सेंटर से चाहे आप इस साइड का मूवमेंट ले लीजिए, चाहे आप इस साइड का मूवमेंट ले लीजिए। तो अगर आप इस साइड का मूवमेंट लेने की बात करेंगे तो 20, और आप यहाँ पर ये देखेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका जो राइज दे रखा है ना, ये राइज दे रखा है, राइज इसका 4 मीटर दे रखा है, लेकिन इसने दिखाया यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका राइज ये है यहाँ पर 4 मीटर। अब देखिए, तो h इंटू आप 4 करेंगे और यहाँ से आप करेंगे 20 इंटू 8 करेंगे, तो 4 से आप काटिए, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 40 वाला कोई ऑप्शन मिल रहा है ना, तो 40 वाला ऑप्शन है यहाँ पर, तो 40 न्यूटन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट एंड ऑफ द बीम शोन इन द फिगर। ये देखिए, इस टाइप की बीम, ये जो बीम आप देख पा रहे हैं ना, ये जो आप बीम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस वाले सेक्शन पे ये है ए और ये है बी। बी वाले पॉइंट पे लोडिंग मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा लोड दे रखा, तो इस वाले सिचुएशन में तो फिक्स एंड मूवमेंट यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, तो जहाँ पर लोड ज़्यादा है ना, तो जहाँ पर लोड ज़्यादा है तो वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होगा ना, तो WL² बाई 20 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा थोड़ा कम, WL² बाई 30 होगा, WL² बाई 30। अब आपको ये देखना है कि कौन से सिरे पर पूछा, ए पे पूछा है, बी पे पूछा है। आपको मोमेंट तो पता है ना कि WL²बाई 30 WL²बाई 20 होगा, लेकिन कौन से सिरे पर, ये वाले पॉइंट पे, तो WL²बाई 30। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटिन्यूस बीम द मोमेंट ओवर द सपोर्ट आर। कंटिन्यूस बीम में मोमेंट ओवर द सपोर्ट क्या होता है। कंटिन्यूस बीम कुछ इस टाइप्स की होती है ना, कुछ इस टाइप की बीम्स होती हैं, कुछ इधर ये कुछ लगा होता है, कुछ ये इधर लगा होता है ना, और बीच में कोई हिंज लगा दिया जाता है, कुछ इस टाइप का कुछ होता है। तो इसमें मोमेंट एट सपोर्ट आर क्या होता है, 0 होता है, सैगिंग होता है, हॉगिंग होता है, नन ऑफ दिस होता है। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये यहाँ से कंटिन्यूस बीम लिया है, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं BMD हमने यहाँ पर कुछ बनाया, ये हमने W भी ले लिया है कुछ। ओके, UDL लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इसने कुछ इस सपोर्ट तक कुछ ये बनाया है मूवमेंट, फिर इस सब अगली सपोर्ट तक इसने कुछ इस तरह से मूवमेंट बनाया है, और लोडिंग की वजह से जो मूवमेंट आया है, लोडिंग की वजह से मूवमेंट इसका कुछ ये आया है। ओके, लोडिंग की वजह से आपका इसका कुछ मूवमेंट इस टाइप का ये आया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, सैगिंग मिलेगा, हॉगिंग मिलेगा, क्या मिलेगा। तो जो जो आपका डेस वाला इलाका है, ये देखिए जो साइडेड पोर्शन है वहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, जहाँ पर पॉजिटिव होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हॉगिंग हॉगिंग मोमेंट मिलेगा कंटिन्यूस बीम की बात अगर हम करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल ऑफ स्pan L, central dip is D, subjected to the uniformly distributed load of the W per unit horizontal depth, the horizontal component of the tension in the cable is। तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि ये केबल है। ओके, केबल कुछ इसी तरह की तो होती है ना, केबल कुछ इसी तरह की होती है। तो हम देखेंगे कि इस एक ये पोर्शन, दूसरा ये पोर्शन, तो यहाँ पर केबल को हमने लटका दिया, केबल के नीचे डायरेक्ट पूरा का पूरा UDL जाता है। आगे हम केबल के एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से वहाँ पर समझ पाएंगे। आप वैसे तो यहाँ पर समझिए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये केबल देखिए, आप केबल का डायग्राम ये देख सकते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं केबल, और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आपको मिली, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिली, साथ में यहाँ पे आपको टेंशन मिलेगा। ये जो आपका टेंशन मिलेगा यहाँ पर, ये टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, ड्यू टू द सिमेट्री आप देख सकते हैं वर्टिकल रिएक्शंस जो होंगी वो होंगी, ये W लग रहा है, ठीक है, और L लेंथ तो ये है ही, तो WL ये हो जाएगा पूरी पूरी लोडिंग, तो WL/2 इस साइड और WL/2 कुछ इस साइड पहुंच जाएगा। ओके, तो रिएक्शन B एंड द B हो जाएगा WL/2। Since the cable take the direct tension only, bending moment at any section of the cable shall be 0, considering the left half of the cable and taking the moment about the C। कोई दिक्कत नहीं, हम लेफ्ट हाफ पे जाएंगे और मोमेंट अबाउट C हम यहाँ पर लेंगे, तो हम एक साइड में चले जाते हैं, और एक साइड में जाने के बाद हमें मोमेंट जो जो हमें मिलेगी, जो H की वैल्यू वो है WL² बाई 8H।
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h, ये जो है देखिए आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमें मिल गई है, बी ए मिल गई है। अब आपको क्या पता चलेगा कि आप ये देख सकते हैं ना कि ये एच है और ये इधर बी है। अब हमें चाहिए है टेंशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 8h। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8h। ओके, 8h आपका आंसर डी करेक्ट है। लेकिन अगर टेंशन की बात करता है ना यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट में ले जाना होगा, एच का स्क्वायर करना होगा प्लस बी का स्क्वायर करना होगा। ओके, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। टेंशन अगर एट टेंशन एट ए की बात करेंगे तो हमें बी ए लेना पड़ेगा, और बी की बात करें तो यहाँ पे बी बी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा था ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन, तो यहाँ पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर इसने डिप को डी लिया था, इसीलिए यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8d हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी फॉर द गिवन बीम। तो उस टाइप की बीम आप देख सकते हैं ना, कुछ ये फिक्स बीम है और इसके सेंटर पे एक हमने छोटा सा मूवमेंट लगा दिया है एल एल। वैसे तो इस टाइप की बीम में जो है इधर भी मूवमेंट m/4 होगा और इधर भी मूवमेंट m/4 होगा। ओके, इस टाइप का कुछ आता है, इन दोनों तरफ m/4 ही होगा, लेकिन कैसे होगा, तो इसके लिए अगर कोई बीम होती है ना, बीम में बीच में बेंडिंग मोमेंट लगा दिया तो वहाँ पर फिक्स मोमेंट का फार्मूला होता है mb। अगर हम ए की बात करें तो हम इस साइड का बी वाला पोर्शन लेंगे mb 2a माइनस बी, ओके, अपान एल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे ना कि ए और बी बोथ आर सेम, जो ए की वैल्यू ये है ना कि वो तो सेम ही है। इस वाले सेक्शन को मोमेंट जहाँ पे लगा उससे एक साइड वाले को बोला जाएगा ए, दूसरी साइड वाले को बोला जाएगा बी। तो देखिए दोनों तरफ सेम है, तो क्या आएगा एम इंटू एल, और 2a माइनस बी की बात करेंगे ना तो यहाँ से 2l माइनस एल बोलेंगे, अपान अपान एल स्क्वायर करेंगे, एल इज द एल आप जानते ही हैं। तो एम एल, ये और 2l में से एक एल जाएगा, वहाँ भी एल बचेगा, अपान 2l स्क्वायर है ना, तो 2l स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर से एल m/4 इसकी वैल्यू आने वाली है। ओके, यहाँ पर जो हमने स्मॉल एल की बात करी, स्मॉल एल इक्वल टू हो जाएगा क्या, पूरा का पूरा स्पान हो जाएगा 2l। तो यहाँ पर m/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं, केवल रेजिलियंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड द रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू द बाईएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द शियर स्ट्रेसेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू। तो अब आप देखिए कि स्क्वायर एलिमेंट है जिसने बाईएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस को, बाईएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस को इक्वल मैग्नीट्यूड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विल बी क्या होगी, इस सिचुएशन में शियर स्ट्रेस इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होगी। तो यहाँ पर जो भी शियर स्ट्रेस होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये जो हमने बोला है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता था ना, शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ना। तो सिग्मा एक्स भी वही है, सिग्मा वाई भी वही है, तो बाई टू कर देंगे तो सिग्मा में से सिग्मा जाएगा, जीरो बचेगा। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, पास्कल्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी जीरो। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ द यूनिफॉर्म ई आई हैज़ द स्पैन इक्वल टू एल and upward force W acts at the midpoint of the beam and the downward force P acts at the free end in order to have the deflection at the free end। ओके, तो फिर यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखें, इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द यूनिफॉर्म ई आई हैज़ द स्पैन इक्वल टू द एल, अपवर्ड फोर्स W acts at the midpoint of the beam and the downward force P acts at the free end in order to have the deflection at the free end to as zero। द रिलेशन बिटवीन द पी एंड डब्ल्यू इज, तो पी एंड डब्ल्यू का रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा सी 6p/5।
16p/5। ओके, 16p/5। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से जा सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, आपको सी डब्ल्यू कुछ अब वर्ड फोर्स ये लगेगा, L/2 ये है, L/2 ये है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, इसका पहले तो हमें BMD ड्रा करना है। तो BMD हम ड्रा कर लेंगे, उसके बाद हमें M/EI डायग्राम ड्रा करना है। ओके, तो देखिए कुछ इसने ये BMD इसका बनाया है बाई बी, ये बोला है। तो यहाँ पर इसने M/EI डायग्राम इस पोर्शन के लिए, इस W वाले पोर्शन के लिए कुछ यहाँ पर बनाया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या फार्मूला है, यहाँ पे ये मोमेंट एरिया मेथड लगे, ए एक्स बार हमें यहाँ पर लगाना है, ए एक्स बार। ओके, ए एक्स बार बाई बी इंटू द W। तो आप दें 1/2 इंटू द 1/2 WL/EI, WL/2EI। तो यहाँ पर आप देखें M/EI डायग्राम हमने यहाँ बनाया है ना, ये अपना डायग्राम बना है ये वाला पोर्शन का M/EI। तो यहाँ पर M मिस मोमेंट कितना है, मोमेंट होगा WL/2 ना, क्योंकि W ये L/2 ये है, तो WL/2 मोमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस ट्रेंगल का एरिया की अगर बात करेंगे तो 1/2 इंटू द WL/2EI इंटू द 1 इंटू द L/2 ये हो जाएगा ना। और साथ ही साथ एक्स बार की अगर बात करें तो एक्स बार, तो L/2 का कितना हो जाएगा, L/2 का 2/3 हो जाएगा। हम देख किस पे रहे हैं, हमें इस वाले पॉइंट पे देख रहे हैं ना, फ्री एंड पे। तो हम L/2 ये हो जाएगा ना, ये पूरा L/2 ये हो जाएगा। और साथ ही साथ प्लस 2/3 ऑफ द इस L/2, क्योंकि हम यहाँ पे पीक से जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं ना, अगर हम हाइट से जाते हैं, इस वाले पॉइंट से जाते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे हमें 2/3 मिलेगा, नीचे से बात करें तो मिलेगा 1/3। तो हम ऊपर वाले पॉइंट से ही आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे ये वर्टेक्स मिल पा रहा है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ना कि हम यहाँ पे ये वर्टेक्स की बात करेंगे, हम यहाँ से कुछ इस साइड में आ रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम खड़े हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो L की वैल्यू L/2 प्लस हम एक्स बार यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं 2/3 ऑफ द L/2। तो 2 से 2 जाएगा, तो L/2 ये है, L/3 इधर है, तो L/2 ये है प्लस L/3 इधर है। तो आप इधर सेम करिए, और 3 और 2 5/6, तो 5/6 अपना ये आएगा इंटू L हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं, हमने इधर ये कुछ मल्टीप्लाई करी है। तो जो हमारा अपवर्ड साइड का डिफ्लेक्शन था हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, 2 2 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5/6 अपना ये था, तो 8 छंग 48, तो 48 WL/EI मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला है। ये देखिए अपवर्ड साइड में जो डिफ्लेक्शन जा रहा था, तो ऊपर की साइड में प्लस वाला डिफ्लेक्शन, इसका इस बी वाले पॉइंट पे हमने इसके रिस्पेक्ट में जो डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट कर लिया। अब अब हमें क्या करना है, अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखना है पी की वजह से। ये जो पी नीचे की तरफ जा रहा है, हमें इसकी वजह डिफ्लेक्शन देखना है। तो ये देखिए पूरा का पूरा एल है ही, पूरा का पूरा भाई अपना एल है ही। तो क्या होगा, PL/Q/3EI। अब इधर अपना कितना था, WL/48, ऊपर 5 अपना चल ही रहा है, 5/48 EI। तो यहाँ पर देखेंगे आप 48 से 48 EI से EI का 16 3 48, 16 ये बचा है, और LQ से LQ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, तो 16P/5, तो 16P/5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो बल्कि हमें इस वाले मोमेंट की वजह से, ये जो ऊपर लोड लग रहा है ना, इस वजह से हमें इस वाले पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना था। और ये जो डायरेक्ट इस वाला ये वाला पॉइंट है फ्री एंड पे जो पी लोड लग रहा है, इसकी वजह से हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना था, और दोनों को हमें 0 के बराबर रख देना था। और 0 रखने के बाद, 0 बराबर रखने के बाद जो अपना ऑप्शन, जो अपना आंसर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना था। वैसे ये लेंथी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अ मेंबर ऑफ अ ट्रस्ट में बी डेवलप, आप देख सकते हैं ए मेंबर ऑफ द ट्रस्ट में डेवलप ईदर टेंशन और कंप्रेशन बयान। भाई ट्रस्ट के मेंबर में कब डेवलप होगा, टेंशन या कंप्रेशन कब डेवलप हो, डायरेक्शन ऑफ विंड एक्टिंग ऑन इट्स चेंजेस,
अगर जो विंड की डायरेक्शन होती है वो इसमें इस तरह के चेंजेस लाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डेड वेट चेंजेस, जो डेड डेड लोड होता है वेट, उसकी वजह से हम ये चेंजेस आते हैं। टेंशन या कंप्रेशन की बात करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पोज वेट चेंजेस। तो आपको ट्रेसेस में अगर बात करी जाए, ये देखिए कुछ इस टाइप की ट्रेसेस होती है ना, ट्रेसेस होती है। तो ट्रेस में जो इस मेंबर्स में ये जो कुछ आता है ना, कि कंप्रेशन आता है, टेंशन आता है, तो इसके लिए सभी कंपोनेंट्स, सभी चीज़ें जो होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कि विंड किस तरह से आ रही, विंड की वजह से भी टेंशन और कंप्रेशन पैदा होता है। और डेड लोड आता है भाई, डेड लोड की वजह से भी टेंशन कंप्रेशन मिलता है। और ये जो इम्पोज लोड हम उसके ऊपर और लोड बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से ट्रस के मेंबर्स में टेंशन और कंप्रेशन डेवलप होता है। अब द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द स्pan L carries the single concentrated load W at the alpha distance from the lift support, while A plus B is the L। आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू L, द स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जर्व्ड इन द बीम विल बी। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पान L है, कंसंट्रेटेड लोड W लगा हुआ है, और अल्फा डिस्टेंस पे लेफ्ट सपोर्ट से अल्फा डिस्टेंस पे लगा हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू द L है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम क्या होगा? तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये कोई देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये डब्लू लोड लगा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ देख सकते हैं, और यहाँ से ये अल्फा है डिस्टेंस पे, और इधर वाली हो जाएगी बीटा। ओके, तब हमको क्या करना है, देखो इस वाले पोर्शन में ए सी और सी बी वाले पोर्शन दोनों में हमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें पहले इस सेक्शन के लिए भाई कैलकुलेट करना होगा एम एक्स डी एक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम एक्स निकल आएगा ना, यहाँ पर एम एक्स निकलेगा अपना डब्लू बीटा एल इंटू एक्स और यहाँ पे निकलेगा डब्लू एल्फा एल, डब्लू एल्फा अपन एल इंटू एक्स। तो हम देख सकते हैं इनका स्क्वायर करेंगे, और हम लेंदी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा डब्ल्यू स्क्वायर एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपन 6 EI अपन एल। तो आई होप इस तरह के आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैंटिलीवर बीम if the length of is doubled while keeping the cross section and the concentrated load acting at the free end same, deflection at the free end will be increased by। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कैंटिलीवर बीम की अगर हम बात करेंगे, अगर लेंथ डबल कर दीजिए while keeping the cross section and the concentrated load acting at the free end same। देखिए ये कैंटिलीवर बीम किसने बात करी है, यहाँ पर इसने कहा ना कि ये डब्लू लग रहा है लोड यहाँ पर, और क्रॉस सेक्शन इसका बी डी दे रखा है। अगर हम यहाँ पर इसकी लेंथ को डबल कर दें, क्रॉस सेक्शन अपना सेम रहेगा, ठीक है, ये डब्लू लगा है, ये एल है पहले केस में, और दूसरी केस में इसने कर दी है यही डब्लू, क्रॉस सेक्शन वही ऐसे कर दिया 2L। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर फार्मूला, तो डिफ्लेक्शन तो हम जानते हैं ना, WL/Q/3EI। अगर फ्री इंड पे डब्लू कंसनट्रेटेड लोड लगा है तो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल क्यू, ठीक है। तो बाई 2/बाई 1 की अगर हम बात करेंगे तो 2L/Q/L आएगा, और यहाँ से एल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी LQ आएगा ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा 8, तो बाई 2 इक्वल टू द 8/1, बाई 2 इक्वल टू द 8/1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा ना कि 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टील pin is subjected to the shear force 25 kilonewton and the direct compression of the 41 kilonewton। The uh, permissible compressive stress in the pin material is 50 MPa, then the suitable diameter of the pin according to the distortion theory will be distortion theory के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये क्या चीज़ होगी, तो shear force आप देख सकते हैं ना, shear force 25 किलोन्यूटन दे रखा है, डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करें 41 किलोन्यूटन दे रखा है। तो और आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये कुछ एनर्जी स्टोर्ड पूछी हुई है,
तो हमें यहाँ पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा ना, तो F/A करना होगा, तो 25 स्टील पिन। स्टील पिन क्या होता है भाई, 25/10⁻³ करेंगे ना, तो स्टील पिन का फार्मूला होगा π/4d²। ये इसका हो जाएगा, पिन सर्कुलर टाइप की ही तो होती है ना, तो ये एरिया हो जाएगा इसका π/4 × d²। तो ऊपर हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। इसका कंप्रेसिव फोर्स की बात आएगी, तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए भी आपको सिग्मा एक्स ये कैलकुलेट करना होगा। इसमें भी 4 ऊपर चला जाएगा, πd नीचे बचेगा। अब आगे चल के आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द डिस्टोर्शन थ्योरी, डिस्टोर्शन थ्योरी क्या बोलती है सिग्मा का स्क्वायर प्लस 3 टाउ XY। तो देखिए टाउ XY की वैल्यू जो है हमने ये निकाली थी, और सिग्मा की वैल्यू हमने ये निकाली थी। हमें ये दोनों वैल्यू पुट करनी है। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद अपना कुछ ये निकल के आएगा। कुछ ये जब निकल के आएगा तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त कि इसकी वैल्यू कुछ हमने ये भी 50 दे रखा है ना, तो डायामीटर आप यहाँ से निकालेंगे वो 38.96 mm, या हम उसे 39 mm कह सकते, तो 39 mm इसका आंसर मिलेगा। वेरी गुड। डिस्टोर्शन थ्योरी, तो डिस्टोर्शन थ्योरी आपको यहाँ पर पता होगा ना कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, थ्योरी ऑफ फेल्योर की। थ्योरी ऑफ फेल्योर आपको पता होना चाहिए, थ्योरी ऑफ फेल्योर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो उसी के थ्रू यहाँ पर यह डायमीटर कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ पॉइंट in a stressed body, the state of stress on two planes, the 45 degree apart, is as shown in the figure below. The determine the two principal stresses and their values sigma 1 and sigma 2। इस सिचुएशन में sigma 1 और sigma 2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए आप ये देखेंगे, यहाँ पर ये 2 MPa दे रखा है, और यहाँ पर 8 दे रखा है, और ये शियर स्ट्रेस की भी बात कर रखी है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भाई आपको सॉल्व भी करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस की अगर बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला तो आपको पता ही हो ना, सिग्मा एक्स प्लस बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा। ओके, तो आपको यहाँ से सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना होगा और सिग्मा बाई भी कैलकुलेट करना होगा। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है 8 MPa। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर 8 MPa रखी, तो इस तरह से आपने सिग्मा बाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर सिग्मा एक्स और बाई की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली ली है, तो फिर उसके बाद हम सिग्मा 1 का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 8.48 MPa एंड द माइनस का 10.48 MPa। तो 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पर कुछ समझ, तो आई होप आप यहाँ पर कुछ समझ पा रहे होंगे हमने किस चीज़ की बात की है। आप जब इस डायग्राम को देखेंगे ना, तो आपको कुछ ये मिलेगा 2 MPa, और ये मिलेगा 8 MPa, और ये मिलेगा आपको, इसको तो हम बोल देंगे टाउ एक्स बाई, इसको हम बोल देंगे सिग्मा एक्स, इसको हम क्या बोले, सिग्मा बाई बोल सकते हैं ना। सिग्मा बाई से कभी नहीं बोल सकते, इसे हम बोलेंगे सिग्मा जेड। तो हमें चाहिए होता सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई, तो सिग्मा बाई अपना इस वाले प्लेन में होना चाहिए ना, तो सिग्मा बाई अपना अननोन है। तो अननोन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला बहुत पहले से पता है, तो यहाँ से हम सिग्मा बाई कैलकुलेट कर लेंगे, और सिग्मा बाई जब कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ L with uniform cross section and the flexural rigidity EI is loaded with the UDL of intensity W kilonewton per meter over the entire length. Maximum vertical deflection of the beam is given by, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा यहाँ पर, तो कैंटिलीवर बीम एल लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रिजिडिटी EI लोडेड ओके, कैंटिलीवर बीम ये है, और इस तरह से इसमें ये कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर W किलोन्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है लोड। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कुछ ये वाली चीज़ ना, तो ये वाली चीज़ का फार्मूला क्या होता है, WL² 4 न WL की पावर 4/8 EI की पावर 4/8 EI
आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू एल की पावर 4/8 कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड फार्मूला ही दे रखा है। स्टैंडर्ड कुछ केसेस होते हैं, आप उनको याद कर चुके होंगे ना, याद किए हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोहर सर्किल reduces a point, ओके, मोहर सर्किल reduces a point when the body subjected to, एक पॉइंट को कब रिड्यूस करता है, जब बॉडी क्या सब्जेक्ट कर रही हो भाई, यूनी एक्सियल स्ट्रेसेस ओनली, इक्वल एक्सिस इक्वल एक्सियल स्ट्रेस ऑन टू मैनुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन बीइंग द फ्री ऑफ शेयर। ये क्या पूछ रहा है भाई, 1 सेकेंड। मोहर सर्किल रिड्यूसेस टू पॉइंट, देखो मोहर सर्किल कुछ इस तरह का बनता है ना, और मोहर सर्किल हमारा रिड्यूस होकर के कुछ इस तरह का बने कि कतई पॉइंट ही बन जाए। तो इस सिचुएशन का ये होती है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है, ये भी आपको समझना कि हम कोई क्रॉस ब्लॉक ले लेंगे, स्ट्रेस ब्लॉक लेंगे, उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सियल स्ट्रेस लगा दिया जाए, सिग्मा एक्स सिग्मा सिग्मा इधर सिग्मा इधर सिग्मा इधर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम मोहर सर्किल के रेडियस निकालेंगे ना, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम मोहर सर्किल के रेडियस निकालेंगे, तो मोहर सर्किल की रेडियस क्या होगी, मोहर सर्किल की रेडियस होगी भाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई टू। तो सिग्मा में से सिग्मा जाएगा बटे बाई टू हो जाएगा, तो हो जाएगा जीरो। जब रेडियस जीरो तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मोहर सर्किल। नेक्स्ट की